साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है अखिलेश भारती जी, और आप प्रोफेशन से प्रोफेसर हैं सर। हाँ जी। कहाँ पर सर? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट से सर? मैं रसायन विज्ञान में हूँ। अच्छा सर। सर, बामसेफ एक शब्द है जिसके बारे में आज के समय में एक सवाल उठता है क्योंकि तमाम तरह के बामसेफ सामने आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका कौन सा बामसेफ है? हम लोग मान्यवर साहब के बनाए हुए बामसेफ में हैं, और बामसेफ का मतलब होता है, ये बामसेफ संगठन जो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो बनाया था वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस एंड नॉन एजुकेशनल। अच्छा। ये बामसेफ का उद्देश्य था, एंड दिस इज़ द शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, मतलब आप ये हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो छाया है जिसके ऊपर, वो बामसेफ है ओरिजिनल। ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सवाल मुझे अक्सर आता है सामने कि एक गलती हुई थी कि बामसेफ को जल्दी से कन्वर्ट करके पार्टी में एक बनाना, मतलब एक पार्टी डेवलप करना। नहीं, इसमें बामसेफ जब 6 दिसंबर 1978 को माननीय कांसीराम साहब ने एक मूर्त रूप दिया, उसके पहले 1973 से ही 5 साल बाकायदे उनके साथियों ने रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके, और 1978 में उसको मूर्त रूप दिया। अच्छा। तो बामसेफ जब 1978 से वर्क करने लगी तो माननीय कांसीराम साहब के साथ बहुत सहयोगी थे। लेकिन एक इवेंट ऐसा होता है, 1986 में एक इवेंट ऐसा होता है जी कि मान्यवर साहब के साथ रहे, जो बामसेफ में को जिन्होंने मान्यवर साहब के साथ मिल के बनाया, उसमें एक शख्स का नाम था तेजिंदर सिंह झिल्ली। अच्छा। 1978 में बामसेफ बनती है, और 1986 में बामसेफ तेजिंदर सिंह झिल्ली राजीव गांधी के इशारे पे इस बामसेफ को तोड़ देते हैं। और उस बामसेफ में मान्यवर साहब के साथ जो शागिर्द बहुत ही करीबी लोग थे, जिसमें खोबरागढ़े साहब थे, खापड़े साहब थे, तो तेजिंदर सिंह झिल्ली और राजीव गांधी मान्यवर साहब पे ये निगाह लगाए हुए थे कि कांसीराम साहब किस तरह से काम कर रहे हैं। और 1984 में जब पार्टी बनी थी, तो पार्टी जैसे ही बनी उसमें अरुण नेहरू का स्टेटमेंट आता है कि बीएसपी विल बी द बिग थ्रेट टू इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा। और वो कहते हैं कि हरिजनों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया है। अच्छा। ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और ये उस समय एडिटोरियल में छपता है, पेपरों में ये बात छपती है, इस तरह के स्टेटमेंट। इसको देखते हुए राजीव गांधी को ये लगा कि ये तो सबसे बड़ा थ्रेट हमारी राजनीति के लिए है। उन्होंने कांसीराम साहब के ऊपर जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। हाँ, आईबी की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और आईबी की निगरानी लगाई, और ये कहा कि पता करो कि कांसीराम के साथ कौन लोग काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पता करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चल पाया, तो एक आदमी ऐसा मिला जिसका नाम तेजिंदर सिंह झिल्ली था। वो जो है साहब के करीब तो थे ही, वो उनका जो है राजीव गांधी के भी करीब वो आते जाते रहते थे। तो राजीव गांधी ने उनको बुलाया और पूछा कि क्या तेजिंदर तुम कांसीराम साहब के साथ काम करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तेजिंदर, तुमको कांसीराम क्या दे देगा? तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुमको जो है जो कहोगे वो देंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे, तुमको रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा और फ्लैट सब कुछ देंगे, जो कहोगे वो करेंगे। तो तेजिंदर सिंह झिल्ली आते हैं और एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में तेजिंदर सिंह झिल्ली जो है माननीय कांसीराम साहब से पूछते हैं कि कांसीराम साहब, आप जो है बामसेफ बनाए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने DS4 बनाया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
आप पत्र पत्रिकाएं निकालते हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, तो हम लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग का क्या काम है। तो ये सवाल जैसे तेजेंद्र सिंह झिल्ली पूछते हैं, कांसीराम साहब थोड़े सकते में आते हैं और कहते हैं कि फिर आंसर देते हैं कि तेजेंद्र सिंह झिल्ली, जिस दिन तुम हमारे घुटने के बराबर भी आ जाना, जिस दिन घुटने के बराबर आ जाओगे, उस दिन हम सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ देंगे। मतलब एक लेवल, हाँ, वो घुटने में झुकने के नहीं, मतलब घुटने के, हाँ लेवल, मतलब घुटने के बराबर सोचने समझने और वो करने की बात आ जाएगी तो मैं सारा त्याग दूंगा, सारा तुमको दे दूंगा, तुम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना। की सोच तो थी बड़ी, जो आज दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि तेजेंद्र सिंह झिल्ली को यह बात मान्यवर साहब की बुरी लगी। अच्छा। और वो उस दिन ये बैठा लिए कि अब मैं जो है बामसेफ को मैं चलाऊंगा। अच्छा, मतलब राजीव जी की बात को, हाँ, मैं चलाऊंगा। और वो राजीव गांधी के संपर्क में रह के 110 लोगों को के साथ तेजेंद्र सिंह झिल्ली अलग हो गए और उसी दिन उसके बाद जो है जाके बामसेफ का रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने। और इस तरह से तेजेंद्र सिंह झिल्ली के बाद जो है उस बामसेफ के बाद 88 में फिर दूसरी बामसेफ बन गई। खापर्डे साहब उस बामसेफ से अलग हो गए। अच्छा। 90 में जो है 91 में उससे भी अलग होकर तीसरी बामसेफ बन गई। अच्छा, बामसेफ का वहाँ से सब रेवेन्यू लेते रहे, मतलब पटना गांधी मैदान में, हाँ। पटना गांधी मैदान में खापर्डे, खोबरागढ़े, हाँ। और बामन मिश्राम सभी लोग थे। हाँ। और उस 91 में गांधी मैदान में ही लोगों के बीच जो है झगड़े हुए, मारपीट सब हुए। हाँ। और उसके बाद जो है झगड़ा किस बात का था? झगड़ा इसी बात का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम क्यों रहोगे, हम रहेंगे। अच्छा। इन बातों का कि मैं बामसेफ चलाऊंगा। शुरुआती दौर में तो ये कांसीराम को कहते रहे लोग, हाँ। कि बामसेफ हमने बनाया है और मैंने कांसीराम को पैदा किया है। जब 86 में इन्होंने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन कराया तो इनका यही आर्गूमेंट था कि कांसीराम, ये लोग लिपापोती करने के चक्कर में कहते थे कि नहीं, मैं राजीव गांधी के साथ नहीं गया हूँ, मैं जो है तुम्हारे साथ हूँ, तुम आओ काम करो हमारे साथ। तो मान्यवर साहब कहे कि अगर आप बामसेफ आपने बनाया है तो कांसीराम अलग हो जाता है, आप दूसरा कांसीराम पैदा कर लेना। लेकिन 86 के बाद आज लगभग 40 साल हो गए, लेकिन इस बामसेफ ने, जो बामसेफ रजिस्टर्ड हुई, कोई दूसरा कांसीराम नहीं पैदा कर पाए। देखिए कि खापर्डे अलग हुए, बामन मिश्राम साहब अलग बनाए, बीडी बोरकर साहब अलग चला रहे हैं, मानकर साहब बामसेफ अलग चला रहे हैं। अब तो बामन मिश्राम से कुमार काले साहब अलग हो गए। इस तरह से पूरे देश में 22 बामसेफ चल रही है आज के डेट में। 22 बामसेफ चल रही है। और अभी आप देखे होंगे कि विगत 2-4 दिन पहले कुमार काले साहब अपना अधिवेशन अलग कर रहे हैं दिल्ली में। नागपुर में जो है बामन मिश्राम साहब अपना अलग अधिवेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहना। तो ये बामसेफ जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी, और इन लोगों ने उस बामसेफ के पर्पज को डिफीट कर दिया है। ये सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी कि तमाम लोग ये कहते हैं कि कांशीराम साहब ने ये डिसीज़न जल्दी ले लिया था, इस डिसीज़न को गलत कर दिया था। खापड़े साहब ने भी रोका, उनको भी रोका। फिर पार्टी की मतलब पार्टी में है जो इसी चक्कर में एक दिक्कतें आई अर्थ को लेके, मतलब जो आर्थिक दिक्कत आई ये बताने लगे। वो चाह रहे थे कि थोड़ा समय और रुके। खैर उसका आपने बखूबी जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और है, आज के समय में ये बामसेफ क्या कर रही है? जो बसपा की बामसेफ है इसकी क्या प्रयोजन है? बसपा की जो बामसेफ है इसको बहन जी के दिशा निर्देशों अनुसार ये जिले लेवल पे बामसेफ चल रही है। इवन उस समय भी मान्यवर साहब के समय जब ये लोग बामसेफ से अलग हुए तो जो लोग बचे हुए थे मान्यवर साहब के साथ चलने के लिए राजी हुए, मान्यवर साहब अपने ज़माने में ही इस बामसेफ को जिले लेवल पे बना दिया था कि हर ज़िले का एक बामसेफ संयोजक होगा और उसके नीचे जो है हर ज़िले में 10 सह संयोजक होंगे। बहन जी ने अभी जो स्ट्रक्चर दिया है, एक ज़िले में एक जिला संयोजक, उसके 10 सह संयोजक, हर विधानसभा जितने उस ज़िले में विधानसभा आएगी उसके विधानसभा संयोजक, और एक विधानसभा में के नीचे 10 सह संयोजक। इस तरह से हर विधानसभा में विधानसभा संयोजक के नीचे सब 10 सह संयोजक लगेंगे। इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर बॉडी ऑफिस। उसके अलावा बहन जी ने भी सोचा कि सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं
तो सरकारी नौकरियां कम हो जाती है तो कर्मचारी भी कम होते जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने अभी कहा कि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजर समाज को दे सकता है, वो भी इस बामसेफ में जो है काम कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह देने का एक पर्पज़ था कि ज़रा आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति क्या एक जगह कर्मचारी है तो क्या वो प्रदेश में क्या घूम के वो काम कर सकता है? उसकी अपनी बाध्यताएं हैं, नौकरी के अपने रूल्स रेगुलेशन और उसके कंडक्ट हैं, तो क्या वो पूरे देश में घूम के काम कर सकता है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी चीज़ तो पॉसिबल नहीं है बामसेफ में जो भी साथी कार्यरत हैं, या प्रदेश लेवल का भी कोई व्यक्ति इतना समय नहीं होता है और इतना उसके पास आर्थिक रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो पूरे प्रदेश में काम कर सके। वो अपने ज़िले में भी काम कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगता है कि ज़िले लेवल की बामसेफ बनाई जाए। एक खूबसूरत बुक लेके बैठे हैं, एक पन्ने को रोके हुए। हाँ, इसमें देखें, इसमें बामसेफ का लिखा है कि बामसेफ में से भी कई बामसेफ निकल कर अलग हुई। हाँ। ये मैं कांसीराम बोल रहा हूँ, पम्मी लाल वमजारा साहब ने लिखा है। अच्छा। और इसमें खूबसूरती के साथ हर इवेंट लिखा है कि बामसेफ से कैसे बामसेफ अलग हुई और बामसेफ जिसने तोड़ा उसका बदला मान्यवर कांसीराम साहब ने कैसे लिया। अच्छा। राजीव गांधी जब बामसेफ को तोड़े तो मान्यवर ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि ये जो दिल्ली का मुगल बने घूम रहा है इसको मैं रोड मास्टर बना दूंगा। और उन्होंने सच में ऐसा किया कि जो कांग्रेस 400 सीटें जीतती थी उस कांग्रेस को 190 सीटों पे ला दिया। और वो जो दिल्ली का मुगल जो है, कभी दिल्ली का मुगल राजीव गांधी को कहते थे, दिल्ली का जो मुगल जो दिल्ली नहीं छोड़ता था कभी, वो जाके अमेठी में गली गांव और नाली शहर सब घूमने लगा। तो कांसीराम साहब ने, राजीव गांधी फिर पूछते हैं आके कांसीराम साहब के से जब नज़दीकी होती है राजीव गांधी की उसके बाद, तो कहते हैं कि राजीव गांधी आपको कांसीराम साहब आपको क्या मिला बताइए, हमारे साथ आप आते तो आपको भी सीटें जीत लेते, हम भी सीट जीत लेते। अच्छा। आपने हमको जो है 400 से 190 सीट पे ला के आपको क्या, आपकी वजह से हमने 77 सीटें हार गए। हाँ। लेकिन कांसीराम तो बामसेफ जो टूटी इनके वजह से, जो इन्होंने तोड़ा उसका बदला तो यूँ ले लिया। बदले की बात आई तो इस समय जो आप कहते हैं बामसेफ जो बसपा की शैडो है, यही कहते हैं। हाँ, शैडो ऑर्गेनाइजेशन। शैडो ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और ये नन पॉलिटिकल है। हाँ। इसका उद्देश्य राजनीति करना नहीं है बामसेफ का। नन रिलीजियस है, धार्मिक मुद्दों पे या धार्मिक का कार्यक्रम चलाने के लिए बामसेफ नहीं है। अच्छा। धार्मिक कार्यक्रम चलाने के लिए बामसेफ नहीं है। और नन एजिटेशनल है, मतलब सड़क पे आंदोलन करने के लिए मान्यवर साहब ने बामसेफ नहीं बनाई थी। जैसे क्या है, बामन मेश्राम साहब ईवीएम के अगेंस्ट आंदोलन चला के और जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए जी। यह आंदोलन सड़क पे चलाने वाला आंदोलन नहीं है। जिस बामसेफ को रजिस्टर्ड करा के इन लोगों ने और उस बामसेफ के बैनर तले जाके जो है और कर्मचारियों को तरह तरह से उगाही कर रहे हैं उसके नाम पे, इसके लिए बामसेफ नहीं बनी थी। इसका उद्देश्य बामसेफ का ही नहीं था। अरे ये लोग और भी कई मिशन चलाते हैं, जैसे जेल भरो मिशन और अभी स्मृति दहन, ये सब करते हैं। मुझे यही चीज़ एक जाननी थी इस बामसेफ से कि इसका मुझे जवाब चाहिए कि ये जो श्रोता देख रहे हैं ये जाने। सर, बामसेफ का उद्देश्य क्या था? टू कन्वर्ट इंडिविजुअल इनटू इंटेलेक्चुअल। मतलब एक इंडिविजुअल मैं हूँ, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, आपको हम इतना शिक्षित करें या इतना हम आपको ट्रेनिंग दें या इतना इंटेलेक्ट आपको प्रोवाइड करें जी कि आप जो है एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक इंडिविजुअल की तरह कि नहीं आपके पास इतना ज्ञान हो कि आप जो है समाज को एक नई दिशा दे सकें जी। और वो समाज को एक नई दिशा विचार के आधार पे और विचारधारा के आधार पे आपको तैयार करके एक इंटेलेक्चुअल बनाना। हाँ, एक दिशा और दशा को एक अच्छी दिशा में ले जाए। तो अब एक बात हो जाती है दशा की कि बसपा का जो जनाधार है, जो लगातार बसपा की एक तरफ से ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद अचानक से गिरावट आई। क्या ये भविष्य में बसपा खत्म की ओर जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं? जो तमाम बामसेफ कहते हैं कि बसपा वो बसपा नहीं रही, तमाम पार्टियां कहती हैं। आप जो है ना, जो लोग कहते हैं वो पहले तो ये देखिए कि वो लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं ऐसी बातें। जी, बामसेफ का ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो बात बहुत चिल्ला के कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई। बिल्कुल। उनका कभी भी उनका बैकग्राउंड चेक करिए आप।
उनका बैकग्राउंड चेक करिए, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए उन्होंने कभी नहीं काम किया है जी। या तो समाजवादियों के साथ काम किए हैं या तो वामपंथियों के साथ काम किए हैं जी। उनका बैकग्राउंड अम्बेडकरवादी का दंश भरने का काम करते हैं, लेकिन अम्बेडकर बाबा साहब के पॉलिटिकल फिलॉसफी के अगेंस्ट काम करते हैं जी। ये इस सवाल का जो आपने पूछा बहुत जी, इसका जी। बृहद आंसर है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि बसपा ख़त्म हो गई, हाँ, या मैं नहीं कह रहा हूँ सर, या बस आप ये देखिए- लगातार कमेंट हो रहे हैं, ये लोगों को बताया जा रहा है। आप इस तरह से समझिए कि एक बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी, शुरू की हुई पार्टी आरपीआई थी। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। आरपीआई महाराष्ट्र के आंदोलन से आप देखिए, बिल्कुल। आरपीआई 22-23 टुकड़ों में बट गई, 21 टुकड़ों में बट गई और आरपीआई ख़त्म हो गई। उसका रीज़न टटोलिए और बहुजन समाज पार्टी का रीज़न टटोलिए। बहुजन समाज पार्टी को जब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो सही पता कर पाएंगे। आरपीआई का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बड़े बड़े लीडर कर रहे थे, लेकिन उन लीडरों की कमान समाजवादी ब्राह्मणवादियों के हाथ में थी जी। इसलिए आरपीआई को भी ख़त्म कर दिया। दलित पैंथर जैसा मूवमेंट महाराष्ट्र में चला, उस दलित पैंथर मूवमेंट का जो है तहस नहस कर दिया। तो ये भी कहते हैं कि और देखिए बसपा को जब आप कंपेयर करते हैं तो बसपा बड़े बड़े लीडरों की पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह कैडर बेस्ड पार्टी है। यह विचारधारा के आधार पर तैयार किया हुआ, मान्यवर साहब और बहन जी का तैयार किया हुआ कैडर है। मूवमेंट कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है। तो मूवमेंट की दिशा आप देखेंगे तो आज मूवमेंट की रफ्तार कम है, लेकिन पार्टी का जनाधार आप देखेंगे तेलंगाना जैसे स्टेट में, मैं नहीं कहता हूँ कि एक सीट जीती है, लेकिन ऑब्जर्व आप करेंगे कि जहाँ हमारी भाषा नहीं है, बहन जी तो दक्षिण की भाषा नहीं जानती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट के लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर बसपा 3,25,000 वोट पा गई इस बार। बिल्कुल। एक स्टेट साउथ का जिसमें बसपा की धमक पहुँच गई। आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए हिंदी बेल्ट में तो आप थे ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे 12 से 15 स्टेट हैं जहां बीएसपी का वोट बैंक 1 से 22% तक है ना? आंदोलन की दशा देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आरएसएस को भी आप देखेंगे कि जनसंघ 1925 में बना, सीट में 98 साल लग गए उसको पूरे देश में आने में। हाँ। और आपका आंदोलन कितने दिन हुआ? 1984 में पार्टी बनी है, 1984 लगभग 40 साल हुए। तो देखिए यही मैं कहता हूँ बार बार कि बाबा साहब जो कहते हैं एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हैव फेथ, हैव पेशेंस। मैं कहता हूँ कि आप जो है फेथ रखिए और आंदोलन को चलाने के लिए, राजनीति को सफल होने के लिए लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल। आप अपने नेता में फेथ रखिए, विश्वास रखिए जी, और पेशेंस रखिए। जब एक पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा धीरे धीरे, तो इस पार्टी को इमर्ज करने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे बात याद आती है कांसीराम साहब की। हाँ, कांसीराम साहब कहते थे कि जब कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, और जब बीजेपी पूरे देश में आएगी तो खूब उधम मचाएगी। हाँ। जितना हो सकता है उतना उधम मचाएगी देश में। हाँ। जब बीजेपी धीरे धीरे डाउन होगी, जब बीजेपी खत्म होगी, तब बीएसपी का इमर्ज होगा, बीएसपी इमर्ज करेगी। अच्छा। तो इसीलिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है पूरे देश में। इसीलिए हम क्या है पूरे देश में आज के डेट में चर्चा का बिंदु भी, आज के डेट में कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरी नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल, और मैं एक सेकेंड आपको रोकूंगा। ये बात बिल्कुल सच है कि इस समय अगर चर्चा का बिंदु बना है तो कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बसपा की बात हो रही है कि बसपा का अगला रुख क्या होगा। हर कदम पर बसपा के रूप पे ध्यान दिया जा रहा है कि कितने कदम, अगर बहन जी ये कदम भी चल रही हैं, जैसे हाल ही में वो दिल्ली आई हैं, तो उस पर भी वो नज़र रख रहे हैं। आप देखिए कि बसपा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लगता है कि सपा को लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा डर मुझे बसपा से है। कांग्रेस को क्यों लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा डर बसपा को है। ये यूँ नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, खड़गे साहब हैं, उनको एक स्टेट में भी कोई नहीं जानता है। बसपा की धमक, अगर वो एक सीट भी नहीं जीतती है बसपा, लेकिन 120 सीटों पे उसकी तगड़ी धमक है।
वो लोकसभा की 120 सीटों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए इनको डर है। ये इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 2 से तीसरी सीट नहीं जीतेगी सर, अगर बीएसपी की एंट्री नहीं हुई उसमें तो। एक बात थी जो अक्सर मानवर साहब कहते थे कि हम इतने नेता तैयार कर देंगे कि आने वाले समय में हर पार्टी में हमारे ही नेता दिखाई देंगे। आज के समय में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उसमें आप देख लीजिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, इन लोगों का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों विपरीत पार्टी में है, मगर आज वो कभी ना कभी बसपा में ही अलाइव करते थे और बसपा से ही इनको मौका मिला, ये अच्छा बोले और आज ये राजनीतिक में आगे बढ़े। और देखिए जो मानवर साहब की मेन बात थी वो बात सच होते दिख रही है। और वैसे ही साहब ने एक बात कही है कि आप भरोसा रखिए अपने नेता पर और आप भरोसा रखिए इस पार्टी पर कि अभी समय है। कांग्रेस का था तो भाजपा का आया, तब लोग हाथ से मना रहे थे कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। मुझे ये बात अक्सर एक शब्द में आपको कहता हूँ कि मानव साहब कहते थे कि मैं मुर्दों में जान फूंकता हूँ, मैं मुर्दों को जगाता हूँ। हाँ। तो ये जो भाई लोग जो है ना मुर्दों पे कुर्सी लगा के बैठे थे। अच्छा। तो मान्यवर साहब जब उसमें जान फूके ना तो जब मुर्दा जागने लगा तो इनकी कुर्सी हिलने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के डेट में मैं कहता हूँ कि जब सेनापति, जब मरी हुई सेना का सेनापति अगर जिंदा हो तो सेना दोबारा जीवित हो सकती है और सेना दोबारा खड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह दी इस बीच में इन्होंने, और समझने वाले समझ भी गए और ना समझने वाले भी समझ गए। दूसरी चीज़ ये बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस का समय था, भाजपा का आएगा, भाजपा का समय जब ख़त्म पे है तो बसपा चर्चा का बिंदु बना हुआ है। लगातार बसपा की बातें, बसपा के जितने भी पर सेकेंड पे कदम उठ रहे हैं उस पर नज़र रखी जा रही। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।